स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल बीएस स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 और 9 की नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित हिंदी की क्लास। ठीक है बच्चों, तो आज हम हिंदी में अपना पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वैसे तो कक्षा 5 का हिंदी का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कक्षा 9 की क्लासेस अगर हम साथ लेकर चल रहे हैं तो कक्षा 9 में हिंदी वर्णमाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में है। तो इसके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे पहले हम इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए बेटा, बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला, ठीक है। अब वर्णमाला में क्या आता है? वर्ण हो गए, ठीक है। वर्ण क्या है? वर्ण हमारे आ, ई, उ, री, इस तरह से अज्ञा तक पूरी जो हमारी वर्ण की श्रृंखला है उसे बोलते हैं हम वर्णमाला। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण के हम भेद। वर्ण के कितने भेद बताए गए हैं? सबसे पहले क्या आता है बेटा? एक तो होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्वर उठा लेते हैं। ठीक है, स्वर के बारे में बात करेंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं बेटा हमारे 11। कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, देख लो काउंट करके कितने हैं। 3 3 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, अब आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि अंग और आह क्या होते हैं? अंग और आह बेटा ये होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह वर्ण बताइए तो अंग और आह क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्वर के। स्वर के भी जो भेद हैं हमारे वो 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा? प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए ह्रस्व स्वर वे होते हैं बेटा जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, सबसे कम समय लगता है। सीधी बात है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगेगा बोलने में, उनको वे होंगे हमारे ह्रस्व स्वर। उसका दुगना समय यानी कि दीर्घ स्वर में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगेगा बोलने में, तो वे कहलाएंगे हमारे दीर्घ स्वर और इनको हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है? इनसे भी ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा समय हमें प्लुत स्वर में लगता है, इससे भी अधिक समय जब इसमें लगेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं बेटा 4। कितने होते हैं? 4। अब ये 4 हैं कौन कौन से, ये देख लीजिए। आ, ई, उ और री। ठीक है, अब इनको आप अगर उच्चारण करके देखेंगे तो उच्चारण में आपको पता चल जाएगा कि इनको बोलने में कितना समय लग रहा है। आ, ई, उ, री। ठीक है, तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर हमारे हो गए। दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं बेटा 7। बाकी के जितने बचे हुए स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हैं। 7 कौन कौन से हैं? अब इन आ, ई को छोड़ दो, आ, ई, उ और री को छोड़ करके बाकी सारे हमारे 7। ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ और आओ। 3 3 6 7 स्वर होंगे हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, कौन से हो गए? दीर्घ स्वर। अब बात आती है प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या कहा मैंने? प्लुत स्वर बताया कि बेटा जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उन जो हमारे व्यंजन स्वर होंगे सॉरी, उन स्वर को हम प्लुत स्वर बोलते हैं। इसको जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं आपको, इसका यूज कहाँ पर होता है। जैसे रा, और ये स्वर ऐसे लिखा जाता है, राम। ठीक है, इसको बोलने में और समय लग रहा है, राम। ठीक है, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम। ठीक है, इस स्वर का प्रयोग यहां पर होता है, ओम। ठीक है, दूसरा है हे, इसमें डबल और भी ज्यादा समय लग रहा है, दो प्लुत स्वर का प्रयोग हो रहा है, यानी कि प्लुत स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, वो कौन से होंगे, हमारे प्लुत स्वर होंगे। ठीक है, चलिए ये स्वर थे। और स्वर की बात करते हैं अब, इसके बाद स्वर भी हमारे कितने प्रकार के होंगे, ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुत स्वर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा दीर्घ स्वर। ये जो हमारे 7 स्वर हैं, इनके भी 2 पार्ट हैं, जिनको हम सजातीय और विजातीय स्वर भी बोल देते हैं, या फिर उनको हम मूल दीर्घ स्वर बोल देते हैं और संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए जो मूल दीर्घ स्वर हैं, कौन कौन से हैं, आ, ई और उ, आ, ई और उ। ठीक है, ये वाले। और संयुक्त कौन से होंगे, संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक, ये होंगे हमारे ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हमारे होंगे संयुक्त दीर्घ स्वर। इन्हें हम मिश्रित स्वर और विजातीय स्वर भी बोल देते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय और इन्हें सजातीय। ठीक है, सजातीय स्वर और इन्हें विजातीय स्वर, या फिर इनको मिश्रित स्वर भी बोल दिया जाता है बेटा। ठीक है, इन्हें हम मिश्रित स्वर भी बोल देते हैं, मिश्रित स्वर या विजातीय स्वर, और इनको सजातीय स्वर। ठीक है, चलिए ये बात थी हमारी स्वर की। स्वर का एक बार और रिपीट कर देते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अंग और आ हमारे अयोगवा होते हैं, और स्वर के 3 पार्ट होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, 4 कौन से, आ, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारे 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। सही बेटा। उसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या है, प्लुत स्वर में जितना ज्यादा अधिक समय लगेगा, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के अपेक्षा उनमें और ज्यादा अधिक समय लगता है उनके उच्चारण में, तो उन्हें बोलते हैं प्लुत स्वर। जैसे राम, ओम, हे, इस तरह के जो हमारे उच्चारण करने पर जो समय लग रहा है, इस तरह के वर्णों को हम बोलते हैं प्लुत स्वर। ठीक है, और फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमारा कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर में जो स्टार्टिंग वाले 3 हैं, आ, ई और उ। ठीक है, 3 स्वर आ, ई और उ, ये होंगे मूल दीर्घ स्वर। इन्हें सजातीय स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है ए, आई, ओ और औ। ये जो 4 स्वर हैं हमारे बाद वाले, इनको बोलते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय स्वर, और इनको मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये स्वर के पार्ट्स थे। अब हम चलते हैं अपने व्यंजन की तरफ। व्यंजन, व्यंजन क्या होते हैं बेटा, व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण हम बिना स्वर के नहीं कर सकते। अर्थात बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़,
च, च, ऐसे जो हमारा आज्ञा तक है ये वर्णमाला, इसमें जितने भी व्यंजक हैं इन सब में देख लीजिए का है, का में आ जो स्वर है वो छिपा हुआ है, ठीक है। का, अ, का, ख, ग सब में क्या स्वर है हमारा, आ स्वर जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन के प्रकार की। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के बेटा 3 प्रकार होते हैं, सही है। और इन 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम। व्यंजन को हम बोलते हैं ये वाला, पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। और दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ठीक। इनकी संख्या की बात करें तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। अब इनको मिलाकर के टोटल हमारा बनता है 33। ये हमारे मूल व्यंजन होते हैं, ठीक है। और कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या, व्यंजन की कुल संख्या होती है बेटा 39। अब आप अगर इनको जोड़ेंगे 39 प्लस जो हमने 11 स्वर पढ़े हैं, 11 स्वर को 39 में जोड़ोगे कितना हो गया? 50 हो गया। लेकिन वर्ण कितने पढ़े हैं टोटल? टोटल वर्णमाला में वर्ण कितने हैं हमारे? 52। अब 52 कैसे होगा? तो आपको अगर याद है अभी हमने 2 अयोगवाह भी बताए हैं, तो यानी कि 39 कुल संख्या व्यंजन की हो गई और 11 स्वर हो गए, कितने हो गए? 50, और 2 हमारे अयोगवाह, यानी कि टोटल वर्ण कितने हो गए? 52, ठीक है। क्लियर है? ये कंफ्यूजन अब होना नहीं चाहिए कि कितने वर्णमाला में वर्ण होते हैं, कितने हमारे व्यंजन होते हैं और कितने स्वर होते हैं। तो 11 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं, कुल व्यंजन संख्या 39 होती है और 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। चलिए, तो व्यंजन 39 जो हैं वो कैसे होते हैं? देखिए, जो हमारे संयुक्त, इनके अलावा, मूल व्यंजन के अलावा जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4 और द्विगुण व्यंजक कितने होते हैं? 2। तो ये कुल कितने हो गए बेटा? 6। अब देखो आप 33 प्लस 6 तो 39 कुल संख्या हो गई, 39 व्यंजक हो गए। लेकिन उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हैं बेटा? टोटल है 25। अब इन 25 वर्णों, व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में डिवाइड किया है, क, च, ट, त और प, ठीक है। क, च, ट, त और प। का वर्ग की बात करें, यहां पे हम वर्ग लिख देता हूं, ये 5 वर्ग में बांट दिया हमने, वर्ग, और इधर हम उसके वर्ण लिख देंगे, का, च, ट, त और प। का में का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ और ण। फिर आता है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो ये 5, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं और कुल वर्ग कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, कितने हैं? टोटल वर्ग हो गए 5 और एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 ही वर्ण है। यहां मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब इनको बात करते हैं ऐसे,
ठीक है बेटा, ये हमारे 5 वर्ग में 5 ही समूह के हमारे वर्ण हो गए, ऐसे डिवाइड। तो पहले वर्ग में हमारा का चा टा ता पा हो गया, दूसरे में हमारा खा छा ठा था फा हो गया, गा जा ड द और बा, इस तरीके से सारे वर्ण हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, जो लास्ट वाला हमारा ये हो गया, इन वर्णों को, इन व्यंजकों को हम क्या बोलते हैं? ड़, या, ना और मा, इन्हें बोलते हैं बेटा नासिक्य या अनुनासिक, यानी कि इनका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। म, ना, ण, ञ, ड़, ठीक है, इन्हें अनुनासिक या नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 5, यानी कि जो 5वां ग्रुप है ये कैसा होता है हमारा? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें पहला और इसके अलावा हमारा अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं बेटा। अल्प प्राण और महाप्राण, देखिए पहला, तीसरा और 5वां। अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण व्यंजन मैं बता दूं आपको कि अल्प प्राण मतलब, प्राण मतलब वायु, श्वास, अल्प मतलब कम, बहुत ही कम मात्रा में। जिन व्यंजन के उच्चारण में बहुत ही अल्प मात्रा में श्वास बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग हो गया हमारा, का वर्ग का जो ऐसे देखते हैं, इस कॉलम में देखते हैं का चा टा ता और पा, फिर थर्ड वाले में यानी कि जो ओड नंबर्स वाली लाइन है ये हमारी अल्प प्राण है। देखिए थर्ड वाले को ग ज ड द और ब, ठीक है, ड़ ञ ण न और म, ये भी हमारे अल्प प्राण है। यानी कि 1, 3 और 5 वाले क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण हो गए। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 3 और 5 वाले क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है। इसके अलावा क्या है बेटा? महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में इसका अपोजिट हो गया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अत्यधिक वायु, अत्यधिक प्राण वायु या अत्यधिक श्वास या अत्यधिक हवा मुख से बाहर निकलती है उसको हम महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम महाप्राण बोलते हैं। कौन कौन से होंगे? सेकंड और फोर्थ वाला क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। उच्चारण अगर आप कर कर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, खा और इसका बोलते हो घा, छ, झा, ठा, डा, था, धा, फा, भा, यानी कि इनको बोलने में इनके मुकाबले अत्यधिक समय लग रहा है, अत्यधिक हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, देखिए का, चा, ठीक है, लेकिन खा में आप उच्चारण करके देखेंगे तो आपके मुख से हवा ज्यादा निकलेगी, और वो हवा ज्यादा निकलने का मतलब है ये महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण वाले 1, 3 और 5 वाले यानी कि ओड नंबर्स वाले जो हमारे हैं वो अल्प प्राण है, और इवन नंबर्स वाले हमारे महाप्राण है। ठीक है, इसी वर्ग में हम आपको समझा देते हैं कि जो ये समझ में आ गया ना, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। ठीक है, चलिए अनुनासिक से के साथ हम एक और बता देते हैं, अनुस्वार। उसके बाद बताना, अनुस्वार में होता है बेटा चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं, ठीक है, उन्हें अनुस्वार बोलते हैं। कौन से? चंद्र बिंदु वाले जो हमारे वर्ण होंगे उन्हें अनुस्वार बोलेंगे। और इनका प्रयोग कहां किया जाएगा? उनका प्रयोग व्यंजन स्वर के बाद किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उनका प्रयोग कहा जाता है स्वर के बाद किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, मैं यहां बता देता हूं, आंख, ये चंद्र बिंदु लगी है आंख, आ, यानी कि आ क्या है? आ स्वर है, और स्वर के बाद इसमें अंक की बिंदी का प्रयोग हो रहा है। आंख ये स्वर हो गया। ऐसे ही चांद, अब बात आती है चांद, चा तो हमारा व्यंजन है, लेकिन चा के बाद क्या आ रहा है? चा आ,
आ यानी कि स्वर है, और स्वर के बाद आ यानी कि चा, यानी क्या हो रहा है, चंद्र बिंदु, चांद। ठीक है, चा के बाद आ स्वर आया, स्वर के बाद चंद्र बिंदु आया, यानी कि यहाँ पर क्या है, अनुस्वार है। चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार क्लियर हो गया आप सभी को। अनुनासिक क्लियर हो गया। अनुनासिक कौन से वर्ण है, डा, या, ना और ना और मा, यानी कि पांचवा रंग जो है, पांचवी रो जो है हमारी, पांचवा कॉलम जो है, सॉरी, पांचवा कॉलम हमारा अनुनासिक है। और अनुस्वार वर्ण चंद्र बिंदु वाले वर्ण हो गए। अल्प प्राण 1, 3 और 5 हो गया। महाप्राण 2 और 4 वाले जो वर्ण है वे महाप्राण हो गए। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा जो वर्ग है इसको बोलते हैं हम बेटा एघोष। क्या बोलते हैं, एघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या बोलते हैं, एघोष वर्ण। यहां लिख देता हूं, एघोष वर्ण कौन से होते हैं, पहला और दूसरा। इसी के साथ साथ, पहले और दूसरे के साथ साथ क्या होता है, शा, सा और हा और आ। शा, शा और सा और आ, ये होते हैं बेटा अघोष। ठीक है, क्या होते हैं, शा, सा, सा और आ, पहले और दूसरे के अलावा, यानी कि पहला वाला जो कॉलम है ये और दूसरा कॉलम है ये, इसके अलावा शा, सा और आ, ये भी हमारे अघोष होते हैं। इसके बाद आता है सघोष। सघोष बोल देते हैं या फिर घोष बोल देते हैं इनको। ठीक है, ये होते हैं हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बाद वाले, ये जो है ये होते हैं हमारे सघोष। कौन से होते हैं, सघोष होते हैं ये। और इनमें सघोष में कौन कौन से आते हैं, सघोष में इन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अलावा आते हैं बेटा या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, ये 5 वर्ण इसमें और आते हैं। 3, 4, 5 यानी कि कॉलम हो गए 3, 4 और 5, और इसके साथ साथ या, रा, ला, वा और हा जो हमारे व्यंजन हैं ये भी हमारे सघोष की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सब। चलिए आगे चलते हैं। इसे मैं क्लियर कर देता हूं। ये हमारा स्वर था, मैं लिख देता हूं एक बार। स्वर, अभी व्यंजन की बात कर रहे थे। व्यंजन में हमने क्या पढ़ा है बेटा, व्यंजन में हमने पढ़ा है पहला स्पर्श व्यंजन, लेकिन इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या था, अंतस्थ व्यंजन। क्या था, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब इस अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं, इनकी संख्या मैंने बताई थी 4। ठीक है, क्या बताई थी, 4। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बेटा, अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है, या, रा, ला और वा। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 बताई थी। इनकी संख्या 4 थी, लेकिन और ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं शा, शा, शा और हा। ठीक है, ये भी हमारे 4 होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्पर्श व्यंजन कितने होंगे, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, और इनकी संख्या हमने बता दी। इसके बारे में सारे बात कर चुके हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। टोटल वर्ण हमें बता दिए, एघोष और सघोष बता दिया, अल्प प्राण और महाप्राण बता दिया। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, शा, सा और हा। क्लियर है। चलिए अब इनके उच्चारण स्थल की बात करते हैं, उच्चारण स्थान की बात करते हैं।
का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इसके सभी जो व्यंजन मैं पहले बता चुका हूं आप सही हो, ठीक है, वो सभी आप देख लेंगे। इनका जो उच्चारण स्थान है, ठीक है बेटा, का होता है कंठ और चा वर्ग का होता है तालु, टा वर्ग का होता है मूर्धा, ता वर्ग का होता है दंत और पा वर्ग का होता है ओष्ठ। अब होता कैसे है, इसका उच्चारण भी पता चलना चाहिए। अब चलिए मैं लिख देता हूं, का वर्ग के जो हमारे व्यंजन हैं, का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है। अब इनका आप उच्चारण करके देखिए। का की आवाज कहां से आ रही है, आपकी जीभ कहीं टच नहीं होगी, सीधी आवाज कंठ से आएगी, का, खा, गा, घा, ड़ा, ठीक है। तो ये जो आवाज निकल रही है डायरेक्ट कंठ से निकल रही है, ठीक है, गले से आ रही है, इसे बोलते हैं हम कंठ, ठीक है। फिर बात आती है चा वर्ग की, चा, छा, जा, झा और अणा। झा और इया, सॉरी, ठीक है, इया हो गया। अब इसका उच्चारण करके देखिए आप, चा, आपकी जो जीभ है ऊपर तालू पे टच होगी, यानी कि दांत से पीछे जो ऊपर का हिस्सा है तालु, चा, छा, जा, झा, या, यानी कि आपकी जीभ ऊपर तालु पे, आपके जो तालु होते हैं उस पे टच हो रही है, ठीक है। इसके बाद मूर्धा, मूर्धा में क्या होता है, टा, ठा और डा, ढा और अणा। मूर्धा में जीभ तालु से आगे और दंत से पीछे, इस वाले हिस्से पे, तालु से आगे और दांत से पीछे, यहां इस वाले हिस्से पे। अब आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, मैं मुंह आगे दिखाऊं दिखेगा नहीं, है ना। अपनी जीभ से एग्जांपल करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, टा, ठा, डा, यानी कि जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपके तालु पे दांत से ऊपर की तरफ टच होगा, टा, ठा, डा, ढा और अणा, इसे बोलते हैं बेटा मूर्धा, ठीक है, या मूर्धन्य वर्ण भी बोल देते हैं और मूर्धा भी बोल देते हैं। ता, था, अगला वाला वर्ग है ता, था, दा, धा और ना। अब इसमें देखिए दंत इसको क्यों कहा गया है, आपकी जो जीभ होगी इनके उच्चारण के समय दांत को टच करेगी, ता, था, दा, धा और ना, ऊपर वाले दांत के ऊपर वाले ये जो दांत है इनको इसके पीछे की तरफ आपकी जीभ टच करती है, इसे बोलते हैं दंत, ठीक है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है, ठीक है। अब बात करते हैं ओष्ठ में, ओष्ठ वाला वर्ण जो है पा, पा, फा, बा, भा और मा। ओष्ठ यानी कि इन वर्णों के, इन व्यंजनों के उच्चारण में आपके सिर्फ होठ मिलते और बिछड़ते हैं, ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा, ना ही आपकी जीभ कहीं टच होती है, ना ही आपके दांत बंद होते हैं, सिर्फ होठ मिलेंगे और अलग हो जाएंगे, पा, फा, बा, भा और मा, इसे बोलते हैं बेटा ओष्ठ, ठीक है। तो ये समझ में आया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, अच्छे से देख लीजिए और इनका उच्चारण भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो अच्छे से समझ आ गया होगा ये सब। ठीक है बेटा, इसके बाद हम चलते हैं आगे, अपना जो टॉपिक है व्यंजन का ही, फिर आता है बेटा हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब आप समझते हैं, संयुक्त मतलब मिला हुआ, एक से अधिक जो हमारे वर्ण है उनके मिलने से जो बना हुआ है उसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बेटा, ये भी हमारे 3 होते हैं, ठीक है। अक्ष, त्र और
अज्ञा, सॉरी 4 होते हैं बेटा ये, एक और होता है हमारा स्रा। ठीक है, ये हमारे स्रा 4 होते हैं। देखिए संयुक्त कैसे है, जो श क्षत्रिय ये जो होता है ये बनता है बेटा का और शा से मिलकर। ठीक है, का और शा से मिलकर बनता है हमारा शा। ठीक है, आई समझे बात। फिर त्रा जो है, त्रा बनता है ता और रा से मिलकर। ठीक है, ये जो हलंत लगा हुआ है नीचे इसे बोलते हैं हलंत। ये जो होता है ये मतलब का जो है इससे स्वर हट गया है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं आधा वर्ण, ये इसका प्रतीक होता है कि इस व्यंजन से हमने स्वर को हटा दिया है। ठीक है, तो बिना स्वर वाला व्यंजन कह सकते हैं इसको, और साथ में हम सा लगा दें तो शा बन जाता है। ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। दूसरा बात करते हैं त्रा की। त्रा में ता और रा मिलकर के त्रा बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अज्ञा की। अज्ञा में जा और इया, जा और इया मिलकर के ज्ञा बनाते हैं। ठीक, फिर है शा, इसमें बड़ा शा जो होता है उसका हम स्वर हटा देते हैं और इसमें रा लगा देते हैं तो हमारा श्रावण बन जाता है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा, श्रवण नाम सुना होगा, श्रवण लिख देते हैं। ये है हमारा ज्ञानी, त्रिशूल, त्रिशूल में, और इसका तो प्रसिद्ध नाम है क्षत्रिय। शब्द जो है इनके प्रयोग होते हैं। तो ये हमारे क्या है बेटा, संयुक्त व्यंजन है। कितने हैं, 4। चलिए अब बात करते हैं हमारे रा की। रा जो व्यंजन है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखो बेटा, जैसे आपने ये लिखा है सर्प, सर्प मतलब सांप होता है ना। अब ये जो रा है ये, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा हम रेफ। क्या बोलते हैं, रेफ। और इसका प्रयोग कैसे होता है, वैसे तो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, जो अंतिम व्यंजन, जिस व्यंजन के ऊपर ये लगा होगा उससे पहले इसको बोला जाता है सर्प। सर्प, सर्प यानी कि व्यंजन से पहले इसको हम उच्चारण करेंगे इसका, तो इसे बोलते हैं हम रेफ। दूसरा इसका क्या प्रयोग है, एक आपने देखा होगा, जैसे चलिए हम ये लिख देते हैं प्रभु। ठीक, पा में जो रा लगा हुआ कुछ ऐसे लगा देते हैं और कुछ हम ऐसे भी लगा देते हैं प्रभु। तो प्रभु, समझ में आ रहा है, प्रभु। ठीक है बेटा, प्रभु। अब इसके बारे में पढ़ते हैं प्रभु। ये जो हमारा रा है जो नीचे की तरफ लगेगा, ये लगेगा जो स्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यंजन है। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। पा, पहले पढ़ते हैं पा। पा क्या हो गया, पूरा व्यंजन है स्वर के साथ, प अ, है ना। तो स्वर के साथ जो व्यंजन है उससे पहले हम उसके साथ हम इस तरह से वर्ण लगाते हैं। अब इसमें इसका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। सर्प लिखा हुआ है, सरप, इसमें क्या होगा, पा वाला जो है अंतिम वर्ण जो होता है उसके उच्चारण में हम स्वर का अभाव समझते हैं। तो यानी कि ये जो स्वर वाला, स्वर रहित, ये स्वर सहित है स्वर के साथ, और ये स्वर रहित व्यंजन जो होगा उससे पहले हम रा को ऊपर उसके लगा करके रेफ वाले रा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होगा, स्वर के साथ जो व्यंजन होगा उसमें हम रा नीचे की तरफ लगा करके उसका प्रयोग करते हैं, और इसके साथ इसको प्रभु, और इसमें सर्प, इसमें रा पहले बोला जाता है और इसके बाद बोला जाएगा। पहले पा बोला जाएगा फिर रा। प्रभु, इसमें सर्प, इसमें पहले रा होगा, रेफ वाले में पहले बोला जाएगा, और इस वाले में जो स्वर के साथ वाला है इसमें बाद बोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाले में जैसे स्वर के साथ वाला जैसे हमारा होता है
टा और डा वाले जो हमारे व्यंजन है इनमें रा का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे ट्रक इस तरीके से लगा देते हैं, ड्रम या ड्रामा, ठीक है, ये वाले भी हमारे प्रयोग होते हैं। और टा और डा के साथ ये वाला जो रा है टा और डा के साथ प्रयोग होता है, ये भी हमारे स्वर के साथ होते हैं, इसलिए इसको डा के यानी कि जो पहला वर्ण है जो हमारा व्यंजन है उसके बाद बोला जाता है। जैसे ट टर ट्रक, टा के बाद रा आ रहा है, डर ड्रा यानी कि डा के बाद रा, यानी कि स्वर के साथ जो व्यंजन होंगे उनके बाद रा का प्रयोग होगा और इसमें इसके बाद होगा। क्लियर है? तो ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके साथ हम इससे संबंधित कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देख करके अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं कंसेप्ट हमने, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ये कक्षा 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कक्षा 5 में इतना टॉपिक इसका नहीं है, इतना सिलेबस नहीं है, लेकिन कक्षा 9 में इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है।